दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम देखेंगे 2 और 3 जनवरी 2022 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिटेल के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा संकल्प स्मारक का संबंध निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी से है। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मरण में अंडमान और निकोबार में एक संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के बाद 29 दिसंबर 1943 को ही वह अंडमान और निकोबार कमांड्स वापस लौटे थे। नेताजी के आगमन के ठीक 78 साल बाद कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने इस संकल्प स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है। स्मारक न केवल भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के संकल्प के लिए श्रद्धांजलि है, साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित मूल्यों की भी याद दिलाता है। इसमें निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान अर्थात प्रतिबद्धता, कर्तव्य और बलिदान जैसे मूल्य शामिल हैं। तो ये याद रखिएगा, कहाँ स्थापित किया गया है संकल्प स्मारक? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के वन और पर्यावरण विभाग ने राज्य में पशु पुनर्वास प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने की दिशा में भारतीय पेंगोलिन की पहली रेडियो टैगिंग पूरी कर ली है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, ओडिशा। ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग ने राज्य में पशु पुनर्वास प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने की दिशा में भारतीय पेंगोलिन की पहली रेडियो टैगिंग पूरी कर ली है। पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से भारत में भारतीय पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन की प्रजातियां ही पाई जाती हैं। इंडियन पेंगोलिन एक विशाल चींटीखोर प्रजाति है। चींटीखोर ऐसे जानवरों को कहा जाता है जो चींटियां खाते हैं और जिनकी नाक और जीभ लंबी होती है। भारतीय पेंगोलिन की पूंछ के निचले हिस्से पर एक टर्मिनल स्केल होता है जो चीनी पेंगोलिन में नहीं पाया जाता। इससे दोनों की पहचान आसान होती है। भारतीय पेंगोलिन शुष्क इलाकों, उच्च हिमालय और उत्तर पूर्व को छोड़कर भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। यह IUCN की रेड डाटा लिस्ट के तहत एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से संबंधित कथनों में से सही कथन का चयन करें। पहला पॉइंट है हमारा, पहला ऑप्शन ए है, भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में भागीदार देश कुछ उत्पादों के प्रवेश पर टैरिफ को एक निश्चित सीमा तक कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से शून्य नहीं। सी है, ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ए, भारत ने अफगानिस्तान के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने गत 30 जनवरी 2022 तक निर्यातकों के लिए एक आउटबाउंड कंसाइनमेंट के लिए अनिवार्य ऑनलाइन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। यह सर्टिफिकेट उत्पाद के ओरिजिन, मूल जगह जहां उत्पाद बना है, के लिए प्रमाण होता था। ऑनलाइन सर्टिफिकेट का यह चलन 2019 के अंत में उन देशों के लिए शुरू किया गया था जिनके साथ भारत का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। नवंबर 2021 में इसमें सभी व्यापारिक निर्यातों को कवर किया गया था। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात जर्नलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल विभिन्न देशों द्वारा व्यापार में दिए जाने वाले विशेष स्टेटस होते हैं। इस प्रकार के समझौतों में 2 या 2 से अधिक भागीदार एक निश्चित संख्या में टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी इसको कम करके कुछ उत्पादों में प्रवेश का प्रेफरेंशियल राइट देते हैं। यहाँ तक कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में भी कुछ उत्पादों के लिए शून्य शुल्क घटाकर शून्य किया जा सकता है, जबकि हमारा ऑप्शन बी क्या था, शून्य नहीं किया जा सकता। तो बी ऑप्शन गलत था, ए सही था। भारत ने अफगानिस्तान के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा कोणार्क सूर्य मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ओडिशा। यहाँ केरल का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो सबरीमाला है। मध्य प्रदेश का खजुराहो है। ओडिशा का, तो ओडिशा का हम पढ़ रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। और आंध्र प्रदेश का क्या है? तिरुपति बालाजी।
हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह खुलासा किया है कि कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में रेत को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कोणार्क सूर्य मंदिर, यह मंदिर ओडिशा में पुरी के पवित्र स्थल के पास स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। यहाँ कलिंग वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसे 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह पहिए एक दिन में 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य मान्यताओं के अनुसार 12 महीनों का यह एक पहिया प्रतिनिधित्व करता है। साल में 12 मंथ होते हैं, तो उसको भी माना जाता है कि ये हर मंथ का एक पहिया है, मतलब समय को दर्शाता है। मंदिर के साथ घोड़े के 7 दिनों के भी प्रतीक है। ओके, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, ब्लैक पेगोडा टेम्पल किसे कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही जीएसटी परिषद से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। संविधान के अनुच्छेद 279 ए लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी काउंसिलिंग का गठन किया जाता है। संविधान में नया अनुच्छेद 279 ए जीएसटी काउंसिलिंग के लिए जोड़ा गया है। जीएसटी काउंसिलिंग के गठन की अधिसूचना 12 सितंबर 2016 को जारी की गई थी। डी है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते। तो हमें गलत कथन का चयन करना था, तो गलत है क्या? डी, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है। वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। 31 दिसंबर 2021 को जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के एजेंडे में से एक रेट रैशनलाइजेशन पर राज्य मंत्रियों के पैनल की रिपोर्ट पर चर्चा करना है। जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद 279 अनुच्छेद के लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। संविधान में नया अनुच्छेद 279 जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। जीएसटी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है इसका। केंद्रीय राज्य मंत्री रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस इंचार्ज जो होता है वो इसका सदस्य होता है। वित्त कराधान का प्रभारी मंत्री अथवा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री इस जीएसटी काउंसिलिंग के सदस्य होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। बताइए साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए, 12 मार्च 1954 को। कब हुई थी? 12 मार्च 1954। 31 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी के द्वारा 20 भाषाओं में अपने वार्षिक अवार्ड घोषित किए गए हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 12 मार्च 1954 को की गई थी। 7 जनवरी 1956 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में ये पंजीकृत किया गया है। यह 24 भाषाओं में साहित्य कार्यों के लिए वार्षिक पुरस्कार घोषित करता है। वैसे तो इनको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो फिर ये 24 भाषाओं को क्यों देता है, तो ये भी देख लेते हैं आगे। इसके साथ ही 24 भाषाओं में साहित्यिक जो अनुवाद होते हैं किसी भी भाषा से किसी दूसरी भाषा, जो मान्यता प्राप्त 24 भाषा उनमें आपस में अनुवाद होता है, तो उन्हें भी पुरस्कृत किया जाता है। जैसे गुजरात की कोई रचना है उसे राजस्थानी भाषा में अगर अनुवाद किया गया है तो उन्हें भी साहित्य अकादमी के तहत पुरस्कृत किया जाता है। यह भाषा सम्मान नाम से अन्य पुरस्कार भी देती है जो शास्त्रीय एवं मध्यकालीन भाषाओं में योगदान के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी के द्वारा भाषा सम्मान किन भाषाओं के लिए दिया जाता है? शास्त्रीय और मध्यकालीन भाषाओं के लिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन यह संस्था अंग्रेजी और राजस्थानी को भी भाषा मानकर उन्हें भी अपने कार्यक्रमों में शामिल करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा निम्न में से किस राज्य को जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 360 करोड़ 95 हजार की दूसरी किस्त जारी की गई है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। हाल ही में ओडिशा को भी केंद्र सरकार ने क्या 85.87 करोड़ रुपए की राशि जल जीवन मिशन के तहत आवंटित की थी। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड।
हाल ही में भारत सरकार ने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 360 करोड़ 95 हजार की दूसरी किस्त उत्तराखंड को जारी की। इसका उद्देश्य, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? 2024 से पहले ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक घर को नल द्वारा साफ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। इस मिशन के तहत अशुद्ध जल का प्रबंधन और उसका पुनः उपयोग शामिल है। जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना है। जल जीवन मिशन पानी के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल होगा। यह कार्यक्रम जल के लिए एक जन आंदोलन तैयार करना चाहता है ताकि जल्द ही सभी की प्राथमिकता क्या बन जाए? जल बन जाए। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में प्रकाशित 2021 में बाघों की सर्वाधिक मौतों की रिपोर्ट को किसके द्वारा खारिज कर दिया गया? मौत होगा या मतों हो गया? ओके, तो ये खारिज कर दिया गया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बाघों की मौत के संदर्भ में चल रही एक तरफा मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा था कि 2021 में बाघों की मौत सबसे अधिक हुई है। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। टाइगर टास्क फोर्स की अनुशंसा पर इसे 2005 में स्थापित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये स्थापित किया गया है। क्या? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा जोलजहान उपग्रह लॉन्चर किस देश से संबंधित है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, ईरान। फरवरी में ईरान ने अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली ठोस ईंधन उपग्रह लॉन्चर जोलजहान के सफल परीक्षण की घोषणा की है। ईरान के द्वारा दावा किया गया है कि यह 220 किलो पेलोड को कक्षा में स्थापित कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस परीक्षण के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह परीक्षण ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीकी को ऐसे समय में बढ़ावा दे सकता है जब दोनों देश कूटनीति की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह अप्रैल 2020 में सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने देश में ऑटोमोबाइल निर्माताओं को निम्न में से किन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के निर्माण की सलाह दी है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों। हाल ही में भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं को भारत में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल के निर्माण शुरू करने की सलाह दी है। यह वाहन समयबद्ध तरीके से BS6 मानदंडों का अनुपालन करते हैं। क्या होते हैं फ्लेक्स फ्यूल वाहन? इसमें ऐसे इंजन लगे होते हैं जो फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चलने में सक्षम होते हैं। फ्लेक्सिबल फ्यूल्स क्या होता है? तो फ्लेक्सिबल फ्यूल से तात्पर्य है पेट्रोल और एक इथेनॉल के संयोजन से। ओके, चैनल हो गया यहाँ पर इथेनॉल होगा। इथेनॉल के संयोजन से जिसमें 100% तक इथेनॉल शामिल हो सकता है। फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वाहन, जब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल तकनीकी के साथ एकीकृत किया जाता है तो इसे फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहन कहा जाता है। पूर्ण हाइब्रिड वाहनों के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टर्म या शब्दावली का उपयोग किया जाता है। इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या पेट्रोल मोड पर चलने की क्षमता होती है। ओके, या तो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक भी चल सकते हैं या पूरी तरीके से पेट्रोल पर भी चल सकते हैं। तो इस तरीके के वाहनों के निर्माण की केंद्र सरकार द्वारा सलाह दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, वेनगंगा नदी पर। वेनगंगा नदी पर गुसी खुर्द सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। वेनगंगा नदी मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो इसके जल निकासी बेसिन के लगभग 34% हिस्से को कवर करती है। गोदावरी की अन्य प्रमुख सहायक नदियों में इंद्रावती जी छत्तीसगढ़ में बहती है, प्रवर, वर्धा, वेनगंगा, काहनन, पूर्णा, सबरी, मंजीरा, बिंदुसार आदि नदियां शामिल हैं। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना एक निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है जो प्राणहिता और गोदावरी के संगम पर बनाई जा रही है।
नेक्स्ट है, हाल ही में चीन के द्वारा 1990 के बाद पहली बार निम्न में से किस देश में दूतावास को खोला गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, निकारागुआ। चीन ने हाल ही में 1990 के बाद पहली बार निकारागुआ में एक दूतावास खोला है। चीन ने यह कदम निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा की सरकार के ताइवान से संबंध खत्म करने के बाद उठाया है। निकारागुआ उत्तर में होंडुरास, पूर्व में कैरेबियन सागर, दक्षिण में कोस्टा रिका और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ एक देश है। आप इसकी लोकेशन मैप में देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं मैप इंक्लूड करूंगी तो ताकि आपको ये चीजें देखने से याद हो जाएं। हाल ही में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक केंद्र स्थापित किया है? तो राइट आंसर होगा ए, हमारा महू। हाल ही में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक केंद्र स्थापित किया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित है। इसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित किया गया था। उपयोग और अनुप्रयोग क्या होते हैं इसके? सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से चीन ने हाल ही में स्थलीय स्टेशनों और उपग्रहों के बीच सुरक्षित क्वांटम संचार लिंक स्थापित किया है। शोध कार्य और रिसर्च, यह गुरुत्वाकर्षण, ब्लैक होल आदि से जुड़े भौतिकी के कुछ मूलभूत प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। आपदा प्रबंधन, क्वांटम प्रयोगों का उपयोग कर सुनामी, सूखा, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं के बारे में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से जुड़े आंकड़ों के संग्रह को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च, क्वांटम कंप्यूटिंग नए अणुओं और संबंधित प्रक्रियाओं की खोज के समय सीमा को कम करने में मददगार हो सकती है। औद्योगिक क्रांति 4.0, क्वांटम कंप्यूटिंग औद्योगिक क्रांति 4.0 का एक अभिन्न अंग माना जा रहा है। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करने के बाद आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।